तो चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे और हम आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया की अब तक वतन वापसी नहीं हो पाई है। रोहित शर्मा एंड कंपनी के वापस लौटने की राह देख रहे करोड़ों भारतीय फैंस का इंतजार और लंबा हो सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की बारबाडोस में जहां टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, वहां मौसम बेहद खराब हो गया है और टीम इंडिया और पूरा सपोर्टिंग स्टाफ बारबाडोस में फंस गया है। टीम इंडिया को रविवार को वेस्ट इंडीज से भारत के लिए रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से बारबाडोस में चक्रवाती तूफान बेरिल को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान बेरिल तेजी से आगे बढ़ रहा है और कैटेगरी 4 में तब्दील हो चुका है, जिसके बाद बारबाडोस में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं और ब्रिज टाउन में एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान बेरिल के अलर्ट के बाद टीम इंडिया को होटल रूम से निकलने से मना किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान बेरिल अगले कुछ घंटों में बारबाडोस में दस्तक दे सकता है, जिसकी वजह से टीम इंडिया को बारबाडोस से बाहर निकलने के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई चार्टर्ड प्लेन से टीम इंडिया सपोर्टिंग स्टाफ और उनके परिवार को वापस लाने की तैयारी कर रहा है और मौसम ठीक होने के बाद भारतीय टीम बारबाडोस से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है। जिस बेरिल तूफान की वजह से विश्व विजेता टीम इंडिया बारबाडोस में फंसी है, तो ये बेरिल तूफान कितना खतरनाक है ये जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए आपको बता देते हैं कि बेरिल तूफान क्या होता है और कितना खतरनाक होता है। बेरिल इस साल अटलांटिक सीजन का पहला चक्रवाती तूफान है जो दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बेरिल तूफान कैटेगरी 4 चक्रवात में बदल गया है, जो चक्रवाती तूफान की दूसरी सबसे खतरनाक श्रेणी है और इसके अभी और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। बेरिल की वजह से 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बारबाडोस, सेंट लूसिया, ग्रेनेडा, सेंट विंसेंट में बेरिल तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्रेनेडाइंस और टोबैगो में भी ये चक्रवात की चेतावनी जारी की गई है। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की और इस दौरान राहुल गांधी ने संविधान के बहाने मोदी सरकार पर आज जमकर हमला बोला और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी हाथ में लेकर की। चर्चा के दौरान अलग अलग धर्मों की तस्वीरें संसद में दिखाई। इस दौरान राहुल गांधी ने हिंदू समाज को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के इस बयान पर आपत्ति दर्ज की। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। हिंदुओं के अपमान करने के बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल ने बीजेपी नेताओं के बारे में बात की है, हिंदुओं के बारे में नहीं। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा भी लोकसभा में उठाया और सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने चंडीगढ़ की घटना का हवाला भी दिया। राहुल गांधी ने बताया कि एक अग्निवीर की लैंडमाइन ब्लास्ट में मौत हो गई थी, लेकिन उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया और न ही उसके परिवार को मुआवजा मिला। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी। अग्निवीर को लेकर दिए गए बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई और राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि गलत नहीं है सर। अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है।
लोकसभा में आज विपक्ष ने खूब हंगामा किया। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए सैनिकों के वीर गति प्राप्त करने पर उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिलता। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि अगर कोई अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सांत्वना राशि दी जाती है। वहीं सेना की वेबसाइट के मुताबिक अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। इसके अलावा 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, 4 साल की सैलरी और पेंशन के तौर पर जमा की गई राशि भी मिलती है। वहीं अगर अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मृत्यु नहीं होती तो उन्हें 48 लाख रुपए का बीमा कवर और सरकारी मदद के साथ सेवा निधि कोष में जमा राशि मिलती है। वहीं अग्निवीर ड्यूटी के कारण विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें विकलांगता के स्तर के आधार पर 44 लाख रुपए, 25 लाख रुपए या 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलती है, जबकि 4 साल तक की सैलरी और सेवा निधि कोष में जमा राशि भी मिलती है। इस दौरान राहुल गांधी ने अयोध्या का मुद्दा भी उठाया। अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर तंज कसा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जवाब दिया। चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बगल वाली सीट पर अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद बैठे थे और राहुल ने उनसे लोकसभा में हाथ मिलाया और कहा कि बीजेपी को अयोध्या ने कड़ा संदेश दिया है। साथ ही राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या से भी लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी टीम ने उन्हें मना कर दिया। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री ने संविधान का हवाला देते हुए राहुल गांधी को जवाब दिया। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। इधर अयोध्या पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को अयोध्या और देश को बदनाम करने की साजिश कहा है। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है। उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है और भारत की छवि को, अयोध्या धाम की छवि को दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस मानसिकता का हिस्सा है जो एक्सीडेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से करते रहे हैं। लेकिन इसका जवाब समय आने पर अयोध्या की जनता भी और देश की जनता भी। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर टीएमसी ने नया दांव खेला है। ममता बनर्जी ने अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रखा है और ऐसा बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अवधेश प्रसाद से कल शाम फोन पर बात भी की। सूत्रों के मुताबिक ममता ने कहा कि टीएमसी डिप्टी स्पीकर के लिए उनका नाम भेज रही है। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस बारे में फोन पर बातचीत की। इस मुद्दे पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि सारा दारोमदार अखिलेश यादव पर है। सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड करता है। वो विपक्ष के अन्य नेताओं से बातचीत करेंगे, रणनीति तय करेंगे, सारी चीज सब कुछ दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद पर गैर कांग्रेसी का नाम आगे करके ममता बनर्जी ने कांग्रेस को टेंशन दे दी है। दरअसल कांग्रेस लगातार डिप्टी स्पीकर का पद अपने लिए मांग रही थी और परंपरा भी रही है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। लेकिन ममता बनर्जी के प्रस्ताव से आईएनडीआईए गठबंधन में तनाव बढ़ सकता है। कांग्रेस का कहना है कि सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। सत्ता पक्ष हमेशा स्पीकर रखता रहा है और डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा विपक्ष हो जाता है। ये सन 52 से 1-2 बार अगर छोड़ दे तो ये परंपरा रही। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से नहीं मनाया। वहीं अखिलेश यादव को तमाम नेताओं ने भी जन्मदिन की बधाई दी, जिनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको सुदीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो।
वहीं लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर और मिठाइयां बांटकर अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। करोड़ों समाजवादी लोग और पीडीए के लोग ये जन्मदिन अलग अलग तरीके से मना रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि आज के दिन पूरे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में हम समाजवादी लोग पीडीए वृक्षारोपण। अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पौधे लगाए और उनकी दीर्घायु होने की कामना की। देश में आज से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। और नए कानून में डिजिटली साक्ष्य से लेकर EFIR और फॉरेंसिक लैब पर जोर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता के हर प्रावधान में समय सीमा तय की गई है। FIR से लेकर जांच, चार्जशीट और कोर्ट के फैसले तक के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ पुलिस जांच में तेजी आएगी, बल्कि कोर्ट की कार्रवाई में भी तेजी आएगी और जल्द फैसले होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून आधुनिक तकनीकी से लैस है, जिनमें समय समय पर बदलाव की गुंजाइश भी रखी गई है। ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं, इस सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है। नए कानूनों के तहत कार्रवाई भी शुरू हो गई है और देश भर में कई जगह इसके तहत मामले दर्ज किए गए हैं। एक तरफ 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो गए, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अब नए कानून के प्रावधानों पर सवाल खड़े कर रहा है। और विपक्ष के नेता नए कानून को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और इसलिए निरंतर और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, इनके क्रियान्वयन को रोककर इन कानूनों को संसद के दोबारा समक्ष रखकर एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजकर उसके बाद इनको क्रियान्वित किए जाना चाहिए। मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत तरीके से ये हाउस में पास हुआ। इन कानूनों में कोई चर्चा भी नहीं हुई है और इस तरह के कानून लाके एक तरह से लोकतंत्र पे जो खतरा पहले से मंडरा रहा था उसमें और जकड़, उसको और बेड़ियों से और जंजीरों से बांधने की तैयारी है। ये रोलेट एक्ट है एक मानों में, और दूसरा ये है कि इससे जो भारत की जनता की सिविल लिबर्टीज हैं वो खत्म होकर रह जाएंगी। नए कानून के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला केस दर्ज किया गया। हालांकि पहले ऐसा दावा किया गया था कि दिल्ली में पहला केस दर्ज हुआ, लेकिन खुद गृह मंत्री ने विपक्ष को इसका जवाब दिया। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। दोबारा हुई ये परीक्षा 1563 उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन महज 813 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनका रिजल्ट एनटीए ने जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि एनटीए की तरफ से रिजल्ट छात्रों के पर्सनल ईमेल पर भेजा गया। दरअसल पहले नीट यूजी परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद इन ग्रेस मार्क्स को रद्द करके दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया गया। दोबारा हुई परीक्षा में 1563 छात्रों में से 813 छात्र ही शामिल हुए थे। 720 में से 720 नंबर पाने वाले 6 टॉपर में से 5 छात्र ही री एग्जाम में शामिल हुए थे, लेकिन दोबारा हुई परीक्षा में कोई भी 720 अंक हासिल नहीं कर पाया। दोबारा हुई परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद अब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार 6 जुलाई को होने वाली काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इसमें कई और अहम किरदार जुड़ते गए। अब खबर है कि सीबीआई ने पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के बेटे पर शिकंजा कस दिया है और सीबीआई की टीम संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव को रिमांड पर लेने की तैयारी में है, ताकि उससे पूछताछ कर इस मामले में जरूरी सबूत जुटाए जा सकें। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शिव संजीव मुखिया का बेटा है। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में फिलहाल वो बेऊर जेल में बंद है। इससे पहले जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई थी कि सभी परीक्षाओं के पेपर लीक के पीछे इन्हीं बाप बेटे की जोड़ी शामिल थी। बताया गया कि बाप बेटा कई सालों से पेपर लीक के धंधे में जुड़े हैं और देश भर में इनका नेटवर्क फैला हुआ है।
इस बीच खबर है कि सीबीआई को इस मामले में एक अहम लीड मिली है, जिसके बाद सीबीआई की टीम हजारीबाग और रांची जाने की तैयारी में है। लोगों के खाने पीने का तरीका अब तेजी से बदल रहा है। भोजन की परंपरागत आदतें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों से ये पता चला है कि लोगों की थाली से अनाज तेजी से घट रहा है और उसकी जगह प्रोसेस्ड फूड के साथ फल और मेवों का सेवन बढ़ रहा है। लोग परंपरागत भोजन की जगह अधिक पौष्टिक और रेडी टू ईट भोजन को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। पिछले 2 दशकों में ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति अनाज का मासिक उपभोग 3 किलोग्राम और शहरी क्षेत्रों में 2 किलो तक घट गया है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में फल और मेवों पर खर्च 1.72% से बढ़कर 3.73% हो गया है। यही नहीं, प्रोसेस्ड फूड पर होने वाला खर्च 4.91% से बढ़कर 9.62% हो गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रोसेस्ड फूड पर खर्च 6.35% से बढ़कर 10.64% हो गया है, जबकि फल और मेवों पर होने वाला खर्च 2.42% से बढ़कर 3.81% हो गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूध, दाल और सब्जियों पर होने वाले खर्च में भी कमी आई है। वहीं ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग चीनी और नमक पर भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कम खर्च कर रहे हैं। देश कई राज्य मॉनसून की बारिश से बेहाल है। गुजरात के अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया, तो वहीं द्वारका के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। तीर्थ नगरी द्वारका और कल्याणपुर में भारी बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया और कल्याणपुर के पंथक के बनकोड़ी गांव में बाढ़ आ गई। आसोटा, बेराजा सहित कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया और लोगों के खेत भी पानी में डूबे नजर आए। वहीं द्वारका में कई घंटों तक हुई लगातार बारिश के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा इलाका दरिया में तब्दील होता दिखा। सड़कें तालाब बन गई, लोग कई फीट तक पानी में सड़क पार करते नजर आए। अहमदाबाद के शेला इलाके में भारी बारिश के बाद सड़क धंस गई और 30 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत की बात ये रही कि जिस वक्त ये गड्ढा हुआ उस वक्त कोई भी गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं अहमदाबाद के रिहायशी इलाकों में लोगों के अपार्टमेंट में भी पानी घुस गया और चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। अभी भी पानी कम नहीं हुआ है। वहीं तेज हवा और भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए और आसपास के खड़े वाहन इसकी चपेट में आ गए। मौसम विभाग ने अगले 3 जुलाई तक कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है और 5 राज्यों में रेड अलर्ट के अलावा 16 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया है। जम्मू के अलग अलग हिस्सों में हिंदू संगठनों और स्थानीय लोग गुस्से में हैं। और इस घटना के खिलाफ रियासी बंद बुलाया गया। लोगों ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई होनी चाहिए, इसको बंदे जो हैं जिन्होंने ऐसा किया है वो सामने आने चाहिए, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना के बाद जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। फिलहाल रियासी के धरमाड़ी इलाके में स्थित इस मंदिर को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। इस बार जहां एक तरफ बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई उस दिन और उसी दिन इस तरह की वारदात को कुछ शरारती तत्वों ने यहां पर अंजाम दिया है, जिनके खिलाफ यहां पर पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल के लिए पुलिस ने इस मंदिर को अपने घेरे में ले लिया है। रियासी के शिव मंदिर में तोड़फोड़ किसकी साजिश थी, इसका पता लगाने के लिए पुलिस जुटी हुई है, लेकिन इस बीच रियासी में मंदिरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। और रियासी जिले के धरमाड़ी इलाके में मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद जिला प्रशासन का बड़ा फैसला आया। जिले के सभी छोटे बड़े मंदिरों का डेटाबेस तैयार होगा और सभी मंदिरों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। लेकिन शिव मंदिर में तोड़फोड़ के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि करीब 11 साल पहले बने इस मंदिर की अपनी खासियत है। रियासी जिले में हर साल अगस्त महीने में होने वाली कोसर नाग यात्रा का आधार शिविर भी यही मंदिर है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और इसी मंदिर में रुकते हैं। लेकिन यात्रा से करीब 1 महीने पहले हुई ये घटना साजिश की ओर इशारा करती है।
मंदिर के आसपास के इलाके की बात करें तो यहाँ कुछ ही घर हिंदुओं के हैं, जबकि ज्यादातर आबादी गैर हिंदुओं की है। लेकिन जिस तरह से हिंदू आस्था को जम्मू में निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे आतंकी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। कोसरनाग यात्रा यहाँ पे अगस्त महीने में शुरू होती है और उससे पहले इस तरह की वाकया सामने आना, इस तरह की वारदातों को अंजाम देना कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें कई अधिकारी शामिल हुए। और बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए ताकि कांवड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को कोई दिक्कत न हो। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि डीजे, गीत संगीत की आवाज निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की खरीद बिक्री ना हो, कांवड़ यात्रा मार्ग साफ हो, यात्रा मार्ग में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, साथ ही शिवालयों के आसपास भी सफाई सुनिश्चित की जाए, शरारती तत्वों पर नजर रखी जाए, दूसरे संप्रदाय के लोगों को उत्तेजित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कांवड़ शिविर लगाने वालों की जांच की जाए, कांवड़ यात्रा पर ड्रोन से भी निगरानी की व्यवस्था की जाए और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस वालों को तैनात किया जाए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम कांवड़ियों को तमाम सुविधाएं दी जा सके और किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर सीएम ने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले ताजिए से जुड़ी समितियों और शांति समितियों से भी संवाद और समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में कम सीटें आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और उपचुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है और हर विधानसभा क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। कटहरी विधानसभा में स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल को जिम्मेदारी, शीशामऊ विधानसभा में सुरेश खन्ना को जिम्मेदारी, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में सूर्य प्रताप शाही को जिम्मेदारी, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर जयवीर सिंह की ड्यूटी, फूलपुर विधानसभा में राकेश सचान कैंप करेंगे, मिर्जापुर की मजमा सीट की जिम्मेदारी अनिल राजभर को दी गई है, गाजियाबाद शहर सीट की जिम्मेदारी सुनील शर्मा को, जबकि मीरापुर सीट अनिल कुमार देखेंगे। दरअसल 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में बीजेपी को 33 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद बीजेपी उपचुनाव को लेकर अलर्ट है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। हर विधानसभा में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली शानदार जीत के बाद समाजवादी पार्टी मिशन 2027 के लिए नए प्लान पर काम करेगी। अखिलेश यादव ने चुनाव में दलितों के मिले समर्थन को बरकरार रखने के लिए खास रणनीति तैयार की है और इसके लिए अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के डी पर ज्यादा फोकस करेंगे। दलित वोट में पासियों का आगे बढ़ने की कवायद, यूपी में दलितों को लुभाने के लिए नए सिरे से अभियान, गांव-गांव होने वाली पीडीए पंचायत में दलित नेता अलग से पंचायत लगाएंगे, यानी दलित नेता अपने समाज की पंचायत लगाएंगे। दरअसल ऐसा माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाकर अखिलेश यादव अपने गठबंधन में लाने में कामयाब रहे, जिसे देखते हुए अखिलेश अपने 2 सांसद अवधेश प्रसाद और आर के चौधरी को सामने रखकर दलितों को लुभाने का काम करेंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है, तो वहीं आरएसएस ने भी बीजेपी को खोई जमीन वापस दिलाने के लिए कमर कस ली है। संघ पूर्वांचल में जातीय गठजोड़ को एकजुट करने में जुट गया है। और गोरखपुर वाराणसी होते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने परमवीर चक्र शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उनके बेटे की लिखी पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन भी किया। इन तमाम मौकों पर मोहन भागवत ने कोई भी राजनीतिक बयान नहीं दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल में खासा नुकसान हुआ है और अब आरएसएस की कोशिश इसी का डैमेज कंट्रोल करने की है, जिसके लिए आरएसएस पूर्वांचल में जातीय गठजोड़ को एकजुट करने के लिए जुट गया है। इसके तहत दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सभी जातियों वर्गों को संघ से जोड़ने की कोशिश होगी। यूपी के गांवों में संघ का विस्तार किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में शाखा शुरू होगी। हर गांव में साप्ताहिक बैठक होगी। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बीजेपी के सामने अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को डिकोड करने की बड़ी चुनौती है। और बम बम भोले के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पवित्र गुफा पहुंच गया है, जहां उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। बाबा बर्फानी के भक्तों ने जयकारा लगाया तो कईयों की आंखों में आंसू आ गए। यात्रा के दूसरे दिन 14,717 तीर्थयात्रियों के पवित्र अमरनाथ
गुफा में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन हुए, तो वहाँ आरती और पूजा भी की गई। भोले भोलेनाथ महादेव। भक्तों को जय अमरनाथ जय भोलेनाथ के नारे लगाते हुए पूजा और दर्शन करते देखा गया। हजारों की तादाद में उत्साहित भक्तों ने बाबा बर्फानी के सामने अपना माथा टेका और प्रार्थना की। अमरनाथ यात्रा के पहले 2 दिनों में 28,544 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए, तो वहीं तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था जम्मू से नूनवान और बालटाल बेस कैंप होते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन को पहुंच गया। देश के नए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक में सेरेमनी के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद उन्होंने अपने भाई और रिश्तेदारों के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। और इन तस्वीरों में रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक में हुए इवेंट के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने भाई के पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखाई दिए। भाई के पैर छूने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वहां मौजूद अपने दूसरे रिश्तेदारों का भी आशीर्वाद लिया। इससे पहले जनरल द्विवेदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी गए, जहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। 13 लाख सैनिकों की सेना का कार्यभार संभालने के बाद जनरल द्विवेदी ने कहा कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल और सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, वर्तमान दौर की लड़ाइयाँ नया रूप ले रही हैं और हमें न केवल इस दिशा में अग्रसर रहने की जरूरत है, बल्कि सैनिकों के अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस कर युद्ध पद्धति और रणनीतियों को बेहतर करने की भी आवश्यकता है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कल यानी 30 जून को ही बतौर सेना प्रमुख कार्यभार संभाला है। उन्हें जनरल मनोज पांडे के बाद आर्मी चीफ बनाया गया है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला अब किशनगंज जिले के ठाकुरगंज इलाके का है, जहां बूंद नदी पर बने पुल का एक पिलर करीब 2 फीट धंस गया, जिसकी वजह से पुल पर से भारी वाहनों का गुजरना मुश्किल हो गया। जानकारी के मुताबिक साल 2010 से 11 में करीब 50 लाख की लागत से 30 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े पुल को बनाया गया था। बूंद नदी पर बना ये पुल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये पुल ठाकुरगंज के पीपड़ी थान गांव स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग को बंगाल सीमा से जोड़ता है। बताया गया कि इस पुल के जरिए ही आसपास के किसान अपना अनाज लेकर बंगाल जाते थे और वहाँ के बाजारों में बेचा करते थे। लेकिन पुल पर आवाजाही बंद होने से अब इन किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई है। पिछले करीब 15 दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई पुल या तो जमींदोज हो गए या फिर उनका पिलर धंस गया। बिहार के अररिया, सिवान, मोतिहारी और मधुबनी समेत कई इलाकों में पुल भरभराकर गिर गए, जिसके बाद विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर नजर आया। महाराष्ट्र के लोनावाला में छुट्टी मना रहा एक परिवार की जिंदगी पर भारी पड़ गया। यहाँ बाढ़ के पानी में फंसने से 4 लोगों की मौत हो गई और परिवार के एक सदस्य की भी अभी भी तलाश जारी है। टूरिस्ट स्पॉट लोनावला में भूसी डैम पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। रविवार दोपहर करीब 3 बजे यह हादसा हुआ, जहां छुट्टियां मनाने आए 2 परिवार के लोग भूसी बांध पर पानी के बीच फंस गए। भूसी डैम पर हुए इस दर्दनाक हादसे के 40 सेकंड के वीडियो में कई लोग झरने में पत्थर पर खड़े नजर आए और डैम में अचानक से आई बाढ़ के बाद पानी के तेज बहाव में वो बहते दिखाई दिए। डैम पर इस हादसे का शिकार हुए 2 परिवारों में पुरुष महिलाओं के साथ 5 बच्चे भी शामिल थे, जो एक दूसरे को पकड़ कर खड़े थे। लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से पहले एक नवजात को गोद में लिए महिला बहने लगी और फिर देखते ही देखते पूरा परिवार फिसलने लगा। इस दौरान झरने के आसपास खड़े कई लोग भी दिखाई दिए और वहां मौजूद लोगों के सामने ही पूरा परिवार सैलाब में बह गया। भूसी डैम पर हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू विभाग की टीम ने पानी में बह गए लोगों की तलाश शुरू की। महाराष्ट्र के लोनावाला में बना भूसी डैम एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहां भारी संख्या में लोग मौसम का आनंद लेने आते हैं। लेकिन यहां झरने के बीच जाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाज रविवार को हुए हादसे को देखकर ही लगाया जा सकता है। लोनावला के पहाड़ी इलाके में भूसी डैम पर ज्यादातर लोग छुट्टियां मनाने आते हैं और रविवार को हादसे का शिकार हुए परिवार के लोग भी पिकनिक मनाने के लिए लोनावला पहुंचा था। लेकिन परिवार को अंदाजा नहीं था ये उनकी आखिरी पिकनिक ट्रिप होगी। खान और अंसारी परिवार जो है वो इसी इलाके में आए थे। पुणे के हड़पसर के ये लोग रहने वाले हैं। ये लोग झरने के पानी के बहाव में बह गए। इसमें 3 की मौत हो गई है, दोनों की लाशें अभी तक मिली नहीं है। लोनावला के भूसी डैम पर हुए इस हादसे में 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि जिन 5 लोगों को बचाया गया उनमें से एक लड़की की सांसें रुक गई थीं, लेकिन वहां घूमने आए 2 डॉक्टरों ने CPR देकर उसकी जान बचाई।
पूसी डैम हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने 4 लोगों के शव भी बरामद किए हैं, जबकि पानी में बह गए परिवार के एक सदस्य की तलाश अभी जारी है। पाकिस्तान की जनता को एक बार फिर शहबाज सरकार ने महंगाई का झटका दिया। पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया और 1 जुलाई को ही बढ़ी हुई कीमतों को लागू कर दिया गया। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें अगले 15 दिनों तक लागू रहेंगी। पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपए 75 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल 265 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिकेगा। वहीं डीजल की कीमतों में 9 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब पाकिस्तान में डीजल की कीमत 277 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद जहां पाकिस्तान की आवाम गुस्से में दिखी, तो वहीं शहबाज सरकार ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि ईद के पहले पाकिस्तान में 4 बार पेट्रोल की कीमतों में कटौती की गई थी। चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आया। ताइवान के मुद्दे पर चीन ने अमेरिका को न सिर्फ चेतावनी दी, बल्कि यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चीन के उप विदेश मंत्री मा चोइशुई ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपेल के साथ फोन पर बातचीत की, जिसमें चीन के उप विदेश मंत्री ने कहा कि ताइवान का मुद्दा चीन के हित से जुड़ा है और अमेरिका के लिए ये रेड लाइन है। यही नहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत के बारे में बताते हुए कहा कि ताइवान की आजादी का समर्थन करने वालों का विनाश हो जाएगा। इसके अलावा चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि वो ताइवान को हथियार देना बंद करे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना भी शामिल है। युद्धाभ्यास का आयोजन अमेरिका के हवाई में किया जा रहा है, जिसमें भारत समेत 29 देशों की सेनाएं अपना शौर्य का प्रदर्शन करेंगी। करीब 1 महीने तक चलने वाले युद्धाभ्यास के लिए भारतीय नौसेना के INS शिवालिक समेत 40 युद्धपोत, 3 पनडुब्बियां, 14 देशों के थल सैनिक, 150 से अधिक विमान और 25,000 से ज्यादा जवान हवाई द्वीप और उसके आसपास साझा युद्धाभ्यास करेंगे। बताया गया कि ये युद्धाभ्यास महासागरों में समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी अहम साझेदारों को साथ लाने की कवायद है। अमेरिका की अगुवाई में हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये बड़ा युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब इस इलाके में चीन की बढ़ती दादागिरी से तनाव है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक बार फिर रिश्ते तल्ख हो गए हैं। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं और इस कार्रवाई को जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया को करारा जवाब माना जा रहा है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में ये कार्रवाई की है, तो वहीं मिसाइल लॉन्च के बारे में उत्तर कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने भी जानकारी दी है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण हुआंगे प्रांत के जंगयोन क्षेत्र में 10 मिनट के अंदर 2 मिसाइल्स दागी हैं। चीन और इटली में भी लोग मौसम की मार का सामना करते नजर आए। कई जगहों पर पानी का रौद्र रूप देखने को मिला, साथ ही रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी हर तरफ। ये तस्वीर इटली के नोआस्का की बताई जा रही है। वहां लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया है। कई दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर दिखाई दी। इटली का उत्तरी हिस्सा बाढ़ से जूझता दिखा, जिसकी वजह से कई टूरिस्ट फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। वहीं कुछ ऐसे ही हालात चीन में भी दिखाई दिए। दक्षिणी पूर्वी हिस्से में हालात बेहद खराब हो गए। एक बड़ा इलाका बाढ़ के पानी में डूब गया और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। ये तस्वीरें देखिए, कैसे इस इलाके के घर पूरी तरह से पानी में डूब गए। लोगों को रस्सी के जरिए बाहर निकाला गया। इसके अलावा चीन के कई इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज होती नजर आई। रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। रूस ने ये मिसाइल हमला यूक्रेन की एक ट्रेन पर किया, जो यूक्रेन के सैनिकों के लिए गोला बारूद और हथियार लेकर जा रही थी, जिसकी ड्रोन वीडियो सामने आई। वीडियो में दिखा जैसे ही मिसाइल ट्रेन पर गिरी, वहां जोरदार धमाका हुआ और धुएं का गुबार उठने लगा। हमले के बाद ट्रेन में भीषण आग लग गई। रूस ने यह हमले इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से किया, जिसने ट्रेन को खाक बना दिया। इसमें एयरफोर्स और यूक्रेनी फौज के फ्रंटलाइन सैनिकों के लिए हथियार भेजे जा रहे थे। आपको बता दें, यूक्रेनी सेना गोला बारूद की कमी से जूझ रही है और ऐसे में रूस के इस हमले से यूक्रेन की चिंता और बढ़ गई है। केदारनाथ धाम के पास एक एवलांच का वीडियो सामने आया है और चोराबाड़ी से ऊपर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में रविवार को ग्लेशियर टूट गया। इस दौरान बर्फ का गुबार आप देख सकते हैं और कुछ देर बाद गहरी खाई में ये बर्फ समा गई। गांधी सरोवर के पास बर्फ का पहाड़ गिरते हुए देखा गया और इस वीडियो को देखकर मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं की सांसें थम गईं। इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। गांधी सरोवर के ऊपर ऐसा लगा मानो
बर्फ की नदी बह रही हो। जी न्यूज़।